चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे सिंथेटिक थ्योरी ही चल रहा है ना। सिंथेटिक थ्योरी पूरा क्वेश्चन तो आता नहीं है, सिंथेटिक थ्योरी लिखे उसी में से शॉर्ट क्वेश्चन अगर देगा तो ठीक उसी में हम लोग सब देख रहे हैं, ठीक है ना। नेचुरल सिलेक्शन के तक आ गए हैं हम लोग, है ना। तो ये सिंथेटिक थ्योरी का सिंथेटिक थियरी ही या मॉडर्न थियरी ही चल रहा है ये, है ना। और उसमें हम नेचुरल सिलेक्शन देखे थे और टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देखे थे। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देखे थे। अब किसी को देखना होगा तो वहाँ से देखना पड़ेगा, इसकी जस्ट पहले वाला वीडियो सब, है ना। इसमें हम लोग 3 तरह के टाइप देखे थे, है ना। पहला टाइप था स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बताए थे आप लोगों को कि ये ट्रेट, कैरेक्टर, ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये बताए थे ट्रेट हो गया, कैरेक्टर, ये बताए थे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। ये बताए थे कि ओरिजिनल पॉपुलेशन है, और आप लोगों को ये बताए थे कि सपोज कीजिए कि पॉपुलेशन में 3 तरह के, एक ही पॉपुलेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्पीशीज, मनुष्य को ही ले लीजिए, एक पॉपुलेशन है उसका, जिसमें कुछ लोग छोटे हैं, कुछ लोग एवरेज साइज के हैं, कुछ लोग बड़े हैं। तो ये सेलेक्ट करेगा किसको? एवरेज साइज वाले को, और इस तरह यहाँ पर एक पीक बन जाएगा। ये हो गया आफ्टर सिलेक्शन, पॉपुलेशन आफ्टर सिलेक्शन। ये पॉपुलेशन सिलेक्शन के बाद बना। और इसका कहे थे आप लोगों को, है ना, एग्जाम्पल बताएंगे। चलिए एग्जाम्पल इसमें बताए थे कि ये जो है ना मिड का रास्ता, मतलब ये जो मीन वैल्यू को ऑक्युपाई करता है। ये मीन वैल्यू क्या है इसमें हम लोग देखें थोड़ा, है ना। तो इसका 2 एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। पहला एग्जाम्पल देखेंगे ना, वेट ऑफ बेबी, वेट ऑफ बर्थिंग बेबी। बच्चा जब पैदा होता है ना तो वो 2 तरह से हो सकता है। ओवर वेट 5-7 पाउंड का हो सकता है ना। एवरेज वेट 3-4 पाउंड का हो सकता है। एवरेज वेट इसको किलो में कहते हैं हम लोग, है ना। और अंडर वेट नहीं, ओवरवेट रिस्की फॉर मदर एंड बेबी, दोनों के लिए है। बर्थिंग टाइम में ही मदर को दिक्कत हो सकती है और बेबी को भी दिक्कत हो सकती है, ओवरवेट है ना। अंडरवेट रिस्की, है ना,
मोर्टालिटी, रिस्क फॉर मोर्टालिटी, मर सकता है बच्चा, और मोर्टालिटी, है ना। और ये एवरेज साइज है ना, नो रिस्क। तो यहाँ पर क्या होगा, एवरेज साइज को ही है ना नेचर सेलेक्ट, नेचर सेलेक्ट इसी को कर रहा है, नहीं समझ में आइए, ठीक है ना, जरूर समझ में आता होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सिकल सेल एनीमिया, है ना। अब यहाँ पर देखिए तो ह्यूमन with जीनोटाइप, इसको यहाँ पर डिटेल नहीं बताएंगे, ये है ना, ये हो गया होमोजाइगस, है ना, और ये वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड टाइप मतलब कि सभी ह्यूमन में तो यही पाया जाता है ना, मतलब कॉमन टाइप, ठीक है ना। दूसरा ये भी पाया जाता है, ह्यूमन विथ जीनोटाइप HbA HbS, ये म्यूटेंट है, ठीक है ना, लेकिन ये भी पाया जाता है, ठीक है ना। और ये इट इज लाइक HbA बट during exercise or at high altitude, बहुत ऊंचाई पर चढ़ने पर, है ना, ऑक्सीजन डिफिशियंसी इज फाउंड, नॉर्मल मनुष्य की तरह वो भी दिखाई देगा, है ना, HbA जैसा, लेकिन जब पहाड़ पर चढ़ेगा, एक्सरसाइज करेगा, तब उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो। और तीसरा टाइप का है ना, ह्यूमन विथ HbS, ये फैटल है, अगर ये किसी बच्चे में आता है तब वो सर्वाइव नहीं करेगा। अब नेचर सेलेक्ट, इसमें यहाँ पर थोड़ा बता दें हमें ना कि हम लोगों का RBC है ये, ठीक है, थोड़ा चपटा ही है, ठीक है ना, ये इसमें हेमोग्लोबिन है और ये है, और इसका जो जीनोटाइप है ना, इसका RBC जो है ना वो सिकल सेल हो जाता है, ये जीनोटाइप जो है ना सिकल सेल हो जाता है ना, इसको सिकल सेल कहते हैं, और ये तो खैर फेटल है ना। तो नेचर सेलेक्ट जीनोटाइप, अपने आना ही जीनोटाइप HbA HbS
ह्यूमन इन मलेरिया प्रोन कंट्रीज या एरिया, है ना, बिकॉज malarial parasite cannot penetrate sickle cell RBC। ये RBC है ना, ये भी RBC है, सिकल सेप्ट हो गया है ना। इसको ठीक से समझ लीजिए। कह रहे हैं कि सिकल सेल एनीमिया आप लोग जेनेटिक्स में पढ़े हैं, है ना। तो उस आधार पर ह्यूमन 3 प्रकार के हैं, है ना। एक तो है जिसमें HbA होता है होमोजाइगस, जैसे हम लोग सभी लोग हैं, वाइल्ड टाइप है, जनरल है, कॉमन टाइप है ये। दूसरा है ह्यूमन जीनोम जिसका HbS है, म्यूटेंट हो चुका है, इसमें म्यूटेशन हो चुका है, HbS हो गया है, तो भी ये नॉर्मल ही रहता है। तब कब महसूस होता है उसको कि HbS है इसमें, जब वो एक्सरसाइज करेगा या जब वो ऊंची पहाड़ पर चढ़ेगा। और HbS वाला जो ह्यूमन है वो तो फेटल है, वो पैदा होते ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसको मर जाएगा। अब नेचर सेलेक्ट जीनोटाइप HbS ह्यूमन इन मलेरिया प्रोन कंट्रीज और एरिया, जहाँ मलेरिया ज़्यादा होता है वहाँ वो HbS जीनोटाइप ह्यूमन को वो सेलेक्ट करता है। क्यों? बिकॉज मलेरिया पैरासाइट कैन नॉट पेनेट्रेट सिकल सेप्ट RBC। सिकल सेप्ट RBC को पेनेट्रेट नहीं कर पाता है, इसमें पेनेट्रेशन नहीं हो पाएगा, इसको पेनेट्रेट कर देगा तो इसको तो बीमारी नहीं होगी। इसलिए नेचर किसको क्या सेलेक्ट कर लेता है, इसको सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। देखिएगा एक ही एग्जाम्पल को कहीं दूसरी जगह भी दिया है ना। अब सोचिए अब हम लोगों के यहाँ क्या होगा, ये हम लोग के ज़्यादा तो HbA है ना। ये 2 एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, है ना। बीच का रास्ता ये निकाल लिया, मीन वैल्यू एकदम ऑक्युपाई कर रहा है, ये दोनों एग्जाम्पल, है ना। अब हम लोग दूसरा देखें, डायरेक्शनल। डायरेक्शनल सिलेक्शन, है ना। इसमें बताए थे आप लोगों को, ये हो गया नॉर्मल पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन। और इसमें क्या होगा, ये मीन वैल्यू यहाँ आ रहा है, मीन वैल्यू से डेविएट करता हुआ एक पिक बनेगा यहाँ, ठीक है ना। ये ट्रेट हो जाएगा और ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है देखा जाए। इसका एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है मिलानेज, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, ये एक मोथ को तो जनरली भावरा कहा जाता है, लेकिन पतंगा है एक तरह का, ये ना पतंगा है ये, मोथ नाम है इसका, पीपर्ड मोथ। ये 2 कलर में रहता है ना। एक है वाइट कलर का
और दूसरा है डार्क कलर का। ये समझ में आ गया, डार्क कलर का, व्हाइट कलर का, ये दो तरह का होता है ना। अब आगे देखिए, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब उद्योग, इंडस्ट्री सब नहीं था, लगभग अबाउट 1850, है ना। तब क्या था, ट्री ट्रंक पर, ऑन ट्री ट्रंक मोस्टली व्हाइट moths are found, है ना, along with lichen। ये बात याद रखिएगा, है ना। हम लोग कहाँ कहाँ पढ़ेंगे इसको, ये पोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। लाइकन के साथ, ये लाइकन भी कुछ उसी कलर का था, उसी के साथ आसानी से रहता था, है ना। नॉट डिटेक्टेड, स्पॉटेड लिखिए, स्पॉटेड बाय देयर प्रीडेटर्स। उसका जो शिकार करने वाला है उसको वो पहचान नहीं पाता था, उसी में छुपा रह जाता था, ठीक है ना। तब इस तरह व्हाइट का तो इन संख्या बढ़ेगा, है ना। ग्रे नहीं, डार्क moths, number of dark moths are decreased। तब इनकी संख्या कम होती थी, क्योंकि ये डार्क थे तो आसानी से स्पॉट हो जाता था और प्रेडेटर्स इसको खा जाते थे, है ना। आफ्टर मिलेनियम इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियल हो गया, है ना, अबाउट 1920 में, है ना, ऑन ट्री ट्रंक, है ना, डार्क मोथ आर फाउंड, है ना। अब यहाँ याद सोचिएगा, सिर्फ डार्क पाया जाएगा, बिकॉज ट्री ट्रंक became dark become dark due to smoke and soot rock of industries, है ना। और इसी के साथ एक और बात जान लीजिए, है ना, लाइकेंस नॉट फाउंड इन
पॉल्यूटेड एरिया, वो जो आम का छाल था ऊपर, उस पर जो लाइकेन रहता जो व्हाइट कलर का था, वो तो ख़त्म हो जाएगा। वो हम लोग पढ़ेंगे इसको, है ना। SO2 एब्जॉर्ब कर लेता है लाइकेन, और वो पूरी तरह जल उड़ के ख़त्म हो जाता है। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो लाइकेन गायब हो गया, और पूरा छाल जो है ना वो राख से, स्मोक से पेड़ का वो काला हो गया, डार्क हो गया। आसानी से कौन ग्रो करने लगा इस पर, है ना, डार्क मोथ ग्रो करने लगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात और लिख दीजिए यहाँ पर, है ना, बट इन रूरल एरिया, बट इन रूरल एरिया वेयर नो इंडस्ट्री, इसको इसमें मत जोड़िएगा, है ना, इसको अलग रखिएगा, नहीं तो आप उसको नहीं पाते। नो इंडस्ट्री, है ना, पॉपुलेशन ऑफ डार्क मोथ, डार्क मोथ आर डोमिनेंट डार्क मोथ का पॉपुलेशन डोमिनेंट आज भी है ना, लेकिन जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ पर ये है। तो क्या हुआ देखिएगा, ये मीन वैल्यू को व्हाइट कर रहा था क्रॉस, यही समझ में नहीं आ रहा है। पहले से क्या है, ऑलरेडी क्या है, ये पॉपुलेशन ओरिजिनल था, है ना, तो वहाँ पर क्या था, वाइट मोथ था, और बाद में ये इंडस्ट्री हो गया, तब क्या हो गया, डाइवर्ट होकर डार्क मोथ हो गया। नहीं समझ में आया तो दिक्कत नहीं है इसमें, ये हो जाएगा डार्क मोथ का ओरिजिनल पॉपुलेशन ये है, जो मीन वैल्यू को ऑक्युपाई किए हुआ है, ये हो जाएगा डार्क मोथ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये रहा। अब हम लोग इसका और भी एग्जाम्पल है, ये हम लोग डायरेक्शन के पहला देख रहे थे एग्जाम्पल मिलेनियस का, है ना। इसको बहुत ठीक समझ लीजिए, खाली समझ लीजिएगा, याद करने की उसमें उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है जितना इसको समझने की ज़रूरत है ना। समझ लीजिएगा, अपने आप सब समझ में आ जाएगा ये। अब हम लोग आगे देखेंगे, है ना, एक ही में जोड़ देते हैं दो को, है ना। रेसिस्टेंस ऑफ हार्बिसाइड्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब जरा इसको देखिए, अगला एग्जाम्पल है इसका, है ना, इसका दूसरा एग्जाम्पल, रेसिस्टेंस एगेंस्ट, दो को एक ही साथ जोड़ देते हैं, दोनों में एक ही बात है, हार्बिसाइड्स, हार्बिसाइड्स एंड चलिए इसको रहने दीजिए, पेस्टिसाइड्स। इसको ठीक से समझ, सब लिखने की क्या जरूरत है इसमें, लेकिन आप लोग तो नोट चाहिए। देखिए क्या हुआ, जब नया नया हार्बिसाइड आया था, मतलब कि कीटनाशक, है ना, और उसी को पेस्टिसाइड भी कहते हैं। पेस्ट भी एक तरह का, ये साइड का मतलब होता है टू किल, हत्या करना, और पेस्ट का मतलब होता है इंसेक्ट्स। वैसे ही हर्बिसाइड्स, घास को नष्ट करने वाला, जब ये नया नया आया था सब, है ना, जब डिस्कवर्ड हुआ था, उस समय इसको दिया जाता था, है ना। तो क्या हो जाता था, इससे
सारा पेस्ट मर जाता था हार्बिसाइड। बाद में सब जो है ना पेस्ट और हर्ब्स जो है ना उसमें म्यूटेशन हो गया, तो जिसमें म्यूटेशन नहीं हुआ वो तो हर्ब्स और पेस्ट सब मर गए, लेकिन जो रेसिस्टेंट हो गए वो अपना पॉपुलेशन जल्दी जल्दी बढ़ाकर और पूरा वही डोमिनेंट हो गए। अब आप हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड दे रहे हैं वो मर नहीं रहा है, क्योंकि वो तो रेसिस्टेंट हो गया है। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं ना, आफ्टर सम यूज ऑफ these herbicides और पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड को अलग हटाइए, रेसिस्टेंस अगेंस्ट पेस्टिसाइड्स है ना। आफ्टर यूज ऑफ दीज पेस्टिसाइड्स है ना, सम pest become resistant by mutation in जीन में म्यूटेशन करके रेसिस्टेंट हो गया है ना। आफ्टर दैट ना मल्टीप्लाई एंड बिकम डोमिनेंट इन पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में डोमिनेंट हो गए। समझ रही है? तो पहले वाला जो ग्राफ देखे थे कि ओरिजिनल पॉपुलेशन अलग था जब आप पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहे थे, और जब पेस्टिसाइड यूज किए तो म्यूटेशन द्वारा ये डेविएट करके दूसरा ग्राफ बना लिया, दूसरा पीक अटेंड कर लिया। ठीक है ना। वैसे ही एक और एग्जाम्पल है ना, रेसिस्टेंट टू यही ना है डीडीटी वाला। ठीक है ना, पेस्टिसाइड में क्या यूज हुआ था, डीडीटी। डीडीटी जब नया नया दिया गया था है ना, सारा कीट मर जाता था, मच्छर मर जाते थे। ठीक है ना, लेकिन कुछ दिनों बाद वो इनएफेक्टिव होने लगा, क्योंकि वही मच्छर वही इंसेक्ट अपने में म्यूटेशन करके उसके रेसिस्टेंट हो गए। ठीक है ना। और अब देखिए रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, ठीक यही बात एंटीबायोटिक के साथ में कुछ बैक्टीरिया, पहले एंटीबायोटिक बना था, कोई भी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक यूज किया जाता था, कोई बैक्टीरिया मर जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, एंटीबायोटिक देते रहो बैक्टीरिया नहीं मर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ भी शॉर्ट में लिख रहे हैं, आफ्टर सम use of antibiotics bacteria become resistant to, यहाँ से देखिएगा वहाँ सेंटेंस आ रहा है, टू एंटीबायोटिक्स बाय म्यूटेशन इन
जीन में म्यूटेशन लाकर वो एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंट बन गया। जो रेसिस्टेंट नहीं बना वो तो डिके हो गया, मर गया, सब खत्म हो गया, है ना। और जो रेसिस्टेंट हो गया अपना मल्टीप्लाई करके दुनिया भर की संख्या अपना बढ़ा दी। ठीक है। अब यहाँ दो टर्म यूज करेंगे, है ना, एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन क्या होता है। देखिएगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है लेकिन सिस्टमैटिक नहीं दिया हुआ है ना। एवोल्यूशन बाय ह्यूमन एक्शन एक्टिविटीज। अगर हम लोग कोई ऐसा एक्टिविटी करें जिससे इवोल्यूशन हो जाए, क्या कहेंगे, एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। जैसे हम ही लोग ना ये पेस्टिसाइड के रेसिस्टेंट इंसेक्ट को हम लोग उत्पन्न कर दिए, एंटीबायोटिक बहुत सारा बैक्टीरिया डेवलप कर गया, इवॉल्व हो गया, जो ऑलरेडी क्या था, रेसिस्टेंट नहीं था, नया वैरायटी बन गया, उसका नया स्ट्रेन बन गया। ठीक है ना। और दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन is called stochastic process। क्या होता है ये, बाय चांस ये हम लोग क्या जानते थे कि एंटीबायोटिक देंगे तो ये नया स्ट्रेन बना लेगा, है ना। रैंडम अचानक ये नया स्ट्रेन उत्पन्न हो गया बैक्टीरिया का। याद रहेगा ना, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। ह्यूमन के रेस का स्टडी करोगे एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगा। तो एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन, ह्यूमन द्वारा इवोल्यूशन। हम लोग ये सब पेस्टिसाइड एंटीबायोटिक यूज किए और नया स्ट्रेन पैदा हो गया। ठीक है। अब एक और है, अभी तो हम चाह रहे थे कि स्पेसिएशन भी पढ़ा दें, है ना। चलिए देखते हैं, एक और है अभी, देखिएगा ये हम डायरेक्शनल पढ़ा रहे हैं। तो पहले का इसका पिक दूसरा था, और जब रेसिस्टेंट हो गया तो इसका पिक दूसरा हो जाएगा। ठीक है ना, इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, मीन वैल्यू उसका बदल जाएगा। अब हम लोग कुछ और देखें। तीसरा है डिसरप्टिव। डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन, इसमें दो पिक बताए थे, है ना। तो चलिए एग्जाम्पल इसका फिगर बताए थे कि ये नॉर्मल, ये है नॉर्मल, है ना। और बताए थे कि अब इसमें दो पिक हो जाएगा, है ना, डिसरप्टिव में। एक हो जाएगा, दो सिलेक्शन यहाँ दो ऑर्गेनिज्म का हो जाएगा, इस तरह दो पिक बन जाएगा, है ना। तो डिसरप्टिव में क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल जो है ना, रैबिट्स इन हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन, बहुत देखो एग्जाम्पल इसका और भी हो सकता है, हम कुछ कुछ बता रहे हैं कि ये समझ में आ जाए, है ना, है ना। रैबिट्स में आर ऑफ 3 कलर्स, 3 कलर के हैं वहाँ, है ना। ये 3 कलर कौन कौन सा है,
वाइट, ग्रे भूरा रंग का और डार्क कलर का, है ना। व्हाइट कैन हाइड, छुप सकता है, इन व्हाइट रॉक, इन व्हाइट रॉक, और जब ये छुप जाएगा तो अपने प्रीडेटर से बच सकता है ना। कैन हाइड इन डार्क रॉक्स, है ना। ये कैन नॉट हाइड, इस कलर का रॉक होता ही है, कैन नॉट हाइड, ये छुप नहीं सकता है ना, है ना। इजीली स्पॉटेड बाय प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स इसको आसानी से पहचान लेता है, ख़त्म कर देता है, इसलिए इसका, है ना, संख्या इंक्रीज्ड, इसका पॉपुलेशन में संख्या इंक्रीज्ड, ठीक है ना, और इसकी संख्या, है ना, लगातार डिक्रीज करता गया है, कुछ ही बचे होंगे। तो यहाँ पर इसका एक ग्राफ हो गया, और उसका नेचर कौन कौन सेलेक्ट किया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया व्हाइट का और डार्क का। तो ये व्हाइट का, ये डार्क का दो पिक दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट, ये डार्क, और ये व्हाइट, दो का पिक इसमें दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए एक और चीज़ को जल्दी हम लोग देख लें, है ना, उसको याद करना है। इस सबको एक्चुअली हम इसको नहीं बताते, एंटीबायोटिक वाला ठीक समझ लीजिएगा, है ना। नेचर जो है ना सेलेक्ट कर लिया उसको जो रेसिस्टेंट था उसका, तो पिक बदल गया, हर्बिसाइड पेस्ट वाला भी वही, डीडीटी वाला, सब उसको ठीक से समझ लीजिएगा, है ना। अब हम लोग, हाँ एक और चीज़, चलिए हटाइए, ये मेलानिन का एग्जाम्पल डिसरप्टिव में भी दिया हुआ है ना। क्यों दिया है जरा इसको बताइए हमको। मेलानिन का एग्जाम्पल डिस्ट्रप्टिव में भी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में तो एक पिक बना लिया, ठीक है, लेकिन रूरल एरिया में दूसरा पिक बन रहा है। इसको ठीक समझ लीजिए क्यों दिया है। ऐसे मेलानिन का एग्जाम्पल डायरेक्शनल में ही है, ठीक है ना, लेकिन कहीं कहीं एग्जाम्पल जो है ना वो यहाँ पर दो पिक दिखाई दे रहा है, तो ये एक हो जाएगा इंडस्ट्रियल एरिया में और एक हो जाएगा रूरल एरिया में, ठीक है ना। तो वो उसका एग्जाम्पल, मेलानिन का एग्जाम्पल डिसरप्टिव में भी है, लेकिन आप लोगों की किताब में कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब हम लोग आ रहे हैं स्पेसिएशन। फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज ड्यूरिंग इवोल्यूशन के दौरान स्पीशीज का निर्माण, है ना, वो स्पेसिएशन कहलाता है। और अब फिर इसको पूरा को मिटाना पड़ेगा हमको ना, यहाँ से काम नहीं चलेगा। चलिए, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बता देते हैं। कहीं कहीं दो टर्म कहीं कहीं मिल जाता है, एक मिलता है एलोपैट्रिक, दूसरा मिलता है सिम्पैट्रिक। ये दोनों टर्मों को समझने के लिए इसको हम बता रहे हैं, लेकिन इतना तो अभी तक सब पढ़ रहा है, तो उसे स्पेसीज का फॉर्मेशन हो नहीं गया, है ना। टाइप्स ऑफ स्पीसिएशन, ये तीन तरह का ले लीजिए। एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक
पारापैट्रिक, है ना। येलो का मतलब होता है स्ट्रेंज, इसको ठीक से समझिए। ये है एक पॉपुलेशन, इसमें मनुष्य ही समझ लीजिए, ये सब पॉपुलेशन है, मनुष्य है ना, ठीक है ना। ये पॉपुलेशन किसी तरह, ये पॉपुलेशन हो गया, ये रहा पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन जो है ना किसी तरह दो भागों में बट गया। कैसे बट गया? ये बीच का जो देख रहे हैं ना, ये बटा क्यों? यहाँ पर बैरियर उत्पन्न हो गया, बाधा उत्पन्न हो गई। बाधा उत्पन्न होने क्या है? बीच में पहाड़ आ गया, बीच में वाटरवेज, पानी बहने लगा, है ना, या कोई दूसरी फेंस मतलब कि बाधा पहुंच गई, और इस तरह इसका पॉपुलेशन दो भागों में बट गया, है ना। अब ये दोनों पॉपुलेशन अलग अलग अपना स्पीशीज बनाएगा, है ना। ये पॉपुलेशन जो बट गया ना, तो इसका इंटरब्रीडिंग इसी में ना होगा, ठीक है ना। ये ब्रीड करेगा अपने में ही, ये ब्रीड करेगा अपने में, और इस तरह यहाँ पर, है ना, देश सवेर जो है ना, वो दो पॉपुलेशन दिखाई देगा। समझ में आ गई बात? एक पॉपुलेशन ये हो जाएगा, दूसरा पॉपुलेशन ये हो जाएगा। इसलिए कहते हैं इसको एलोपैट्रिक ज्योग्राफिकल एस्पिएशन भी कहा जाता है इसको, क्योंकि बीच में जो है ना ज्योग्राफिकली ये दो भागों में बट गया है। ये बाई माउंटेन्स, बाई वाटरवेज एटीसी, ठीक है ना। अब दूसरा है सिम्पैट्रिक, ये पॉपुलेशन है ना, और ये पॉपुलेशन जो है ना वो इसी पॉपुलेशन के अंदर, इसमें मान लीजिए मनुष्य बहुत रहता है, कोई भी जीव ज़्यादा रहता है, इसी पॉपुलेशन के अंदर जो है ना एक और पॉपुलेशन डेवलप करने लगा। ये पॉपुलेशन जो है ना वो इसमें बाहर नहीं निकल रहा है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, ये अलग से अपना रिप्रोड्यूस करने लगा सब, है ना। और देश सवेर जो है ना इसमें अब ये एक पॉपुलेशन ये हो गया, दूसरा पॉपुलेशन ये हो गया। ठीक है ना। पारापैट्रिक, यहाँ पर ये ओरिजिनल पॉपुलेशन हो गया, ठीक है ना। और अब देखिए इसी ओरिजिनल पॉपुलेशन में एक बाहर से पॉपुलेशन आ गया। वहाँ मान ली बाहर यहाँ कुछ रहता है, मान ली कोई भांसा लोटन में कुछ या वाल्मीकि नगर में कुछ जीव रहते हैं, वहाँ अगर आग लग जाए, वहाँ पर कोई दूसरी विपत्ति आ जाए तो वहाँ के जीव भाग कर यहाँ आएंगे कि नहीं, ठीक है ना। तो उसी तरह एक अलग से पॉपुलेशन आकर इसी से जुट गया, लेकिन ये अपना इंटरब्रीडिंग कर रहा था, ये अपना इंटरब्रीडिंग कर रहा है ना। ये आउटर पॉपुलेशन है, ये हो गया बाहरी पॉपुलेशन, है ना। और इस तरह देश सवेर जो है ना वो यहाँ पर भी दो पॉपुलेशन दिखाई देगा। अब जीन फ्लो की बात देखिए, बिल्कुल जीन फ्लो, नो जीन फ्लो, इसका जीव इससे इंटरवेट नहीं करेगा, इसका नहीं, कि तो दो अलग अलग हो गया है ना। नो जीन फ्लो देख लीजिएगा, इसमें नो जीन, इसका जीव इसमें नहीं जाएगा, उसका जीव उसमें नहीं जाएगा। इसमें में भी पॉसिबल जीन फ्लो, पॉसिबल जीन फ्लो मतलब कि इस पॉपुलेशन का जीव इसे ब्रीड कर सकता है, जीन फ्लो पॉसिबल, लेकिन बहुत कम।
स्लाइट बहुत कम जीन फ्लो पॉसिबल, है ना। लेकिन ये नो जीन फ्लो, ये बिल्कुल ही अलग हैबिटेट से आकर यहाँ जीव आया है, इसमें प्रवेश किया है ना। तो नो जीन फ्लो, इसमें बिल्कुल ही जीन फ्लो नहीं होगा। अब समझ में आया आप लोगों को। ये हो गया पॉपुलेशन, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन से, है ना, ये पॉपुलेशन ही दो भागों में बट गया, क्योंकि बीच में पहाड़ बन गया, बीच में पानी नदी आ गया, इस तरह क्या हो गया, ये दो अलग अलग जगह बन गए। कुछ पॉपुलेशन यहाँ रह गया, कुछ पॉपुलेशन यहाँ रह गया, है ना। और बाद में ये अलग तरह का डेवलप किया था, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। सिम्पैटिक, देखो पैट्रिक का मतलब होता है फादरलैंड, एलो का मतलब, सिम का मतलब होता है जुड़ा रहना, एलो का मतलब होता है स्ट्रेंज, विचित्र, और पैट्रिक टर्म है पैट्रिक फादरलैंड। अरे फादरलैंड या मदरलैंड दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो ये देखिए एलोपैट्रिक, ये दो जगह बच गया, विचित्र इसका अर्थ होता है स्ट्रेंज, ये दो भागों में बट गया। यहाँ देखिए जो ऑलरेडी फादरलैंड है उसी में नया स्पेसीज बन गया। पैरापैट्रिक में बाहर से स्पेसीज आ गया, है ना, और आकर उसे जुड़ गया, ठीक है ना। तो ये रहा तीन तरह का, इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मिलेगा तो इसको देख लीजिएगा, है, क्वेश्चन तो इसको आता नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग को हार्डी-वेनबर्ग थ्योरी पढ़ना है। अब हम लोग लगभग एंड पर पहुँच रहे हैं, ठीक है ना। और तब हम लोग, ठीक है।